तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब गंगा महाधिवेशन में बात करते हैं उस विभाग की और उन मंत्री से जिनका विभाग और जिनका काम उत्तराखंड को जो कोरोना के बाद दिक्कतें आई हैं उससे उबार सकता है। और ख़ासतौर से जो सबसे महत्वपूर्ण एक चुनौती की बात होती है पलायन की या फिर रोजगार की, उससे भी उबार सकता है। स्वागत है मंत्री जी आपका महाधिवेशन में। मेरा पहला सवाल मंत्री जी ये है कि अगर हम औद्योगिक विकास की बात करें और जिस दौर से केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश गुजर रहा है, आपके विभाग के पास क्या मास्टर प्लान है कि आर्थिक मुश्किलों को भी दूर किया जाए और जो आप लोगों ने कोशिश की थी पिछले साल कि कोरोना के बाद जब तमाम लोग देश को छोड़कर अपने उत्तराखंड में वापस आए वो फिर से पलायन करके ना जाएं, उनको रोका जाए, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो हमारे प्रवासी भाई आज शहर के देश के बड़े बड़े शहरों में, चाहे बेंगलोर हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, उत्तराखंडी बहुत भारी मात्रा में है और उनके हाथों में हुनर है। हमारी कोशिश है कि वो जो यहाँ पर आएँ। अभी आपने देखा होगा चंपावत के अंदर, उधर श्रीनगर से ऊपर कई लोगों ने बेकरी के ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं और जो हमारे स्थानीय मडुआ है, इससे उन्होंने बिस्किट बनाए हैं जो आज जगह जगह सप्लाई हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर रोक कर इनकी प्रतिभा का उपयोग करके, और सरकार इसमें उनकी मदद कर रही है। हम नैनो सूक्ष्म योजना के माध्यम से 20,000 लोगों ऐसे लोगों को हम सब्सिडी देकर, जिसमें 50% सब्सिडी को हम सरकार दे रही है, उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो औद्योगिक पॉलिसी 2017 है जिसमें केंद्र सरकार ने हमें छूट दी है, कोरोना के कारण वो 2022 को समाप्त हो रही है। मैं दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री जी से मिला था और हमने उससे बढ़ाकर 2024 तक करने का अनुरोध किया है और मुझे भरोसा है कि शीघ्र ही उसमें स्वीकृति मिलेगी और हमारे जो लोग यहाँ पर आए ये उद्योग लगा पाएंगे। एक और चीज़ केवल उत्तराखंड ही नहीं, अलग अलग राज्यों में देखने को मिली, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या फिर अन्य राज्यों की, उद्योगों को विकास देने के लिए और साथ ही साथ स्थानीय प्रतिभाओं को ज़्यादा मौका मिले तो कुछ प्रतिशत निर्धारित कर दिया जाए कि स्थानीय उद्योगों में उनको ही मौका मिले। चाहे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 70% की बात आई थी, तो क्या तय करने की स्थिति में है? मैंने लगातार ये मंत्री बनते ही ये सुनिश्चित किया है, क्योंकि जब इंडस्ट्री यहाँ पर लगी थी ये सुनिश्चित करने को कहा गया था कि 70% रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा। बिल्कुल। और मैंने अभी 2 दिन पहले ही बैठक करके अपने अधिकारियों को निश्चित किया कि 10 दिन के अंदर आप ये सुनिश्चित करें कि यहाँ की इंडस्ट्री के अंदर 70% रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को मिले, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 70% जो यहाँ के स्थानीय लोगों को उनको रोजगार मिले। तो क्या ये अच्छी खबर हम उत्तराखंड के युवाओं को दे दें कि 70% रोजगार तय होगा? बिल्कुल दीजिएगा, 10 दिन के अंदर आपको उस परिणाम, क्योंकि अभी तक 568 इकाइयों के डाटा हमारे पास आए हैं और बाकियों के लिए मैंने अपने अधिकारियों को निश्चित किया है। मतलब आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद जो भी उद्योग चल रहे हैं 70% जो युवा हैं वो उत्तराखंड के होंगे? जी बिल्कुल। ये एक अच्छी बात है कि ये चीज़ अगर सुनिश्चित हो तो उत्तराखंड में पलायन की एक जो समस्या है, आप मानते हैं कि इससे थोड़ा सा उसको आप टैकल कर पाएंगे? निश्चित ही, जो कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे लोग आज रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं तो उनको यहीं पर रोजगार मिलेगा। मंत्री जी, एक चुनौती ये आई है कि सेला कुई की अगर हम बात करें तो जो 60 कंपनियां हैं उनको जो नोटिस दिया गया है, इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि उसको विकास उद्योगों कर देना है, अगर इस तरीके से नोटिस आएंगे हटाने के लिए। 60 कंपनियां ही नहीं, जहाँ 60 कंपनियां हैं, 40 से अधिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें, और करीब 3,000 के लगभग जो अन्य मकान बस में हैं, और उसमें किसी व्यक्ति के पीआई डालने के कारण हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक आदेश पारित किया है। हम उसकी विधिक राय ले रहे हैं, क्योंकि आज अगर एक इंडस्ट्री जाती है तो इंडस्ट्री के साथ साथ हम कई लोगों का रोजगार खोते हैं। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और निश्चित ही उसका हमने कोई हल निकालेंगे और उन इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो क्या इंडस्ट्रीज़ को बचाने को लेकर क्या दल में भी कुछ मतभेद की स्थिति है? क्योंकि मुन्ना चौहान जी अभी जुड़े थे, उनका कहना था कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं। देखिए, गलत किया है तो सरकार ने किया, चाहे तत्कालीन सरकार किसी की रही हो, क्योंकि वो लोग अपने आप नहीं बैठे हैं। उनको एसडीएम द्वारा जो है आवंटित किया गया है, उनके नक्शे सरकार द्वारा पास किए गए हैं, और आज इंडस्ट्री के माध्यम से हम कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं।
जीएसटी के रूप में टैक्स हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे में इसी प्रकार हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी को इंडस्ट्री के लोगों को लेकर मिला था और हम विधि की राय भी ले रहे हैं। और मुझे मालूम है कि ऐसे मामले में कोर्ट भी थोड़ा रियायत देता है कि किसकी आप व्यक्तिगत इंटरेस्ट में काम नहीं किया, जनहित में वो काम हुआ है, तो उसकी हम ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम सैनिकों के कल्याण की बात करें तो ये एक बड़ा मसला तो रहा है, ये सैनिकों का राज्य है, आप भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं और अब राजनीति भी सैनिकों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। एक नया दल आम आदमी पार्टी आया है। सैन्य कल्याण को लेकर जो नाराजगियां देखने को मिलती हैं उसको किस हद तक आप उनको समझाने में बनाने में सफल पाए और जो दिक्कतें बताई जाती हैं कितनी हद तक उसको आप दूर कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक रहा हूँ। 46 साल से जो हमारे सैनिकों की वन रैंक पेंशन की जो मांग थी, अगर उसको पूरा करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज अभी मैं कल ही एक बैठक में कहीं फौजियों के था, जिस व्यक्ति की 25,000 पेंशन थी आज बढ़कर करीब 65-70 हज़ार रुपये हो गई। आप कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और जब इसकी मांग उठ रही थी तो कांग्रेस ने उस समय जाते जाते 500 का पैकेज इसके लिए किया था। और जब हमने पेंशन लागू की तो 14,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन इस मांग को हमने पूरा किया। तो ये कहना आज अगर मैं कहूँ कि 100% तो नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 95% से अधिक जो है सैनिक जो है भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि भाजपा ने ये काम किया। तो यानी कि पूर्व सैनिक खुश हैं भाजपा से? बिल्कुल खुश हैं। और जहाँ तक हमारे प्रदेश की सरकार है, हमने जो हमारी सेकंड वर्ल्ड वॉर की विडोज थी उनको एक 60-70 साल से उनकी पेंशन 4,000 रुपये थी। आज के ज़माने में 4,000 में कुछ नहीं होता। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, क्योंकि मैं सैनिकों के बीच में काम करता हूं, हमने उसको 8,000 किया। और अभी शौर्य दिवस पर, कारगिल दिवस पर जो है हमने उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया है हमने, क्योंकि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल्य प्रदेश है और आपने देखा होगा कि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा ये छोटा सा राज्य करता है। और देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। हमारे यहाँ के अधिकतर बच्चे या तो सेना में जाते हैं या मर्चेंट नेवी में जाते हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, एसएसबी और उसकी तैयारी करेंगे, उनको 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप हम देंगे। हमने यहाँ पर देहरादून में सहजधारा पर वार डिवीजन वाइड हॉस्टल, जिसकी देखभाल गढ़वाल राइफल करता है, हमने उसको बनाया, 2.5 करोड़ रुपये हमने उनको दिया। इसी प्रकार का एक हॉस्टल हम हल्द्वानी में बनाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने कहा कि ये तो वीरों की भूमि है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 की लड़ाई हो, चाहे 62 हो, 65 हो, 71 हो, चाहे ताज होटल पर हमला हो, चाहे बटाला कांड हो, वहाँ पर शहीद होने वाला कोई ना कोई सैनिक उत्तराखंड से होता है। बिल्कुल। और जब सैनिकों की ये धरती, मंत्री जी, और हमने मोदी जी जब यहाँ पर आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। और मेरा भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और मेरे विधानसभा क्षेत्र के गुनियाल गांव में इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। और भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, नूरानांग में बाबा जसवंत सिंह की और सिक्किम में बाबा हरभजन सिंह की। जो हमने थीम ली है, जब हम उसमें घुसेंगे तो एक तरफ बाएं तरफ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर होगा, एक तरफ बाबा जसवंत सिंह का मंदिर होगा। और हमने ये संकल्प लिया है कि हम 1 सितंबर से एक सैन्य सम्मान यात्रा, शहीद सम्मान यात्रा हम निकाल रहे हैं, जिसको हम गढ़वाल में हम चमोली जिले के सवाड़ गांव, जहां सबसे ज़्यादा शहीद हुए, वहां से शुरू करेंगे। और कुमाऊं में गंगोलीहाट से हम शुरू करेंगे। हम एक ताम्रपत्र उनके परिजनों को देंगे और वहाँ से उस घर की पवित्र मिट्टी को कलश में लेकर हम यहाँ पर आएंगे और इससे सैन्य धाम की हम निर्माण करेंगे। और हमने यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि हर जो परिवार है जहाँ पर शहादत हुई है उस हर परिवार तक बीजेपी पहुंचेगी, क्योंकि वीरों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और सबको करना चाहिए। और 5वां धाम भी बनेगा। यही सवाल सैनिकों को लेकर ही अब राजनीति भी सैनिकों के इर्द गिर्द आने लगे और खासतौर से अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो कर्नल अजय कोठियाल को चेहरा
अभी तक बनाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा वो प्रत्याशी के तौर पर घोषित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर एक सैनिक या और कुछ सैनिक इस पटल पर आते हैं चुनाव के, तो आपको लगता है कि ये जो लड़ाई होगी इससे कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब देखिए, वहाँ तो एक कर्नल है, यहाँ तो जनरलों की फौज है, और गणेश जोशी जैसे लाखों सिपाही यहाँ पर हैं, तो बेचारा एक कर्नल क्या करेगा? और जिस पार्टी का मुखिया, अगर आपको ध्यान होगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, यही केजरीवाल था, इसने कहा था कि पहले तो इसने पुलवामा पर सवाल किया था, इसने कहा था कि पुलवामा हुआ नहीं, ये कराया गया है। उसके बाद जब भारत की सेना ने पीओके के अंदर जाकर पाकिस्तानियों को मारा, तब ये उसके सबूत मांग रहा था। ये तो राष्ट्रभक्तों की भूमि है भाई, देशभक्तों की भूमि है, वीरों की भूमि है, यहाँ उनकी दाल गलने वाले नहीं है। एक कर्नल क्या कई कर्नल आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सैनिक भी हैं और 300 यूनिट फिर बिजली भी है। अब देखिए, यहाँ के लोगों को फ्री की खाने की आदत नहीं है, यहाँ के लोग मेहनत की खाते हैं। अगर आपने देखा होगा, जहाँ यहाँ का जवान देश की सीमा पर रक्षा कर रहा है, यहाँ हमारी पहाड़ की महिलाएं दिन रात मेहनत करती हैं, घास काटती हैं, खेती करती हैं और अपनी मेहनत का खाती हैं। तो यहाँ उनकी जो है दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है, पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, राजनीति के साथ ही साथ अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, देहरादून से जो मसूरी का रोपवे बनना है, उसको लेकर वो तोहफा कब तक मिल जाएगा? क्योंकि देखिए, जितनी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं मसूरी, और गाड़ियों का जो रेला देखने को मिलता है जाम के रूप में, वो एक बड़ी चुनौती है। वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, पीपी मोड तो उसको बनाने जा रहे हैं, और आज ही जो कंसर्न एजेंसी है जो उसको बना रही है, उसके सीईओ मुझसे आज मसूरी में मिले थे। सिर्फ पर्यावरण का एक एनओसी हमारा रह गया है, बाकी सारी बाधाएं जो होम से थी, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मोदी जी का और अमित शाह जी का, कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है। आईटीबीपी के बीच से क्योंकि वो रोप पे जा रहा है, तो वहाँ वो बाधा हमने दूर कर ली है। एक पर्यावरण का एनओसी हमको मिलना है, जैसे वो एनओसी मिलेगा वो रोपवे का काम शुरू हो जाएगा, और देहरादून से मसूरी की जो दूरी है सिर्फ 12 मिनट में हम पूरी कर देंगे। तो ये कब तक ज़मीन पर उतार लेने का लक्ष्य रखा है? देखिए, मेरी कोशिश है कि आचार संहिता लगने से पहले पहले हम इसको शुरू कर दें, मेरी ऐसी कोशिश रहेगी। मतलब माने कि 2022 में एक बड़ा तोहफा आप अपने विधानसभा क्षेत्र को दे देंगे? बनने में तो समय लगेगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो भी चुकी है, सिर्फ पर्यावरण का एनओसी बाकी है। मंत्री जी, अगर हम बात करें खादी ग्रामोद्योग की, इसको लेकर किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि रोजगार देने के मामले में ये एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है, इस पर भी कुछ विशेष प्लानिंग चल रही है? देखिए, मैं भी खादी ग्रामोद्योग के हमारे ऑफिस में गया 2015 के बाद। कोई मंत्री पहली बार वहाँ पर गया। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी भौचक के रह गए कि कोई यहाँ पर आ गया। और जब मैंने जानकारी ली, हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। अगर थोड़ी हम क्वालिटी अपनी ठीक कर लें, डिजाइनिंग हमें ठीक कर लें। फैब इंडिया भी खादी बेचता है, उसकी खादी लाइन लगाकर बिकती है, और हमारी खादी नहीं बिक पाती। इसका कारण यह है कि हमारी क्वालिटी नहीं है। तो मैंने अपने अधिकारियों को, अपने सीईओ को निश्चित किया है कि इसमें हम चाहे प्राइवेट किसी को हम हायर करें, और 2-3 महीने के अंदर आपको, अभी हमने जो प्राइवेट लोग यहाँ पर करना चाह रहे हैं, अभी जोड़ी गाँव के अंदर एक मिस्टर नौटियाल हैं, हमने उनको प्रोत्साहित किया, उन्होंने भी एक यूनिट यहाँ पर लगाई है। ऐसी यूनिटें हम पूरे प्रदेश में लगा रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी, और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जितने हमारी सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिसेज हैं, और वहाँ पर जितना भी सामान जाए खादी से जाए। बिल्कुल, अगर हम बात करें जो 9 हिमालयन स्टेट्स हैं, जब नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई, एसडीजी के जो आंकड़े जारी होते हैं, तो उन 9 हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड को निर्यात में नंबर 1 पायदान मिला है, जबकि 2-3 साल पहले स्थिति बहुत नीचे थी। तो क्या आपका विभाग इसमें और महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल, हमारा लगातार अभी हम हिमाद्री जो कि अमेजोन के माध्यम से मार्केटिंग कर रहा है, और जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं, और हमने अभी एक संकल्प लिया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट। हम इसको 2 ले आएंगे, क्योंकि हमारा छोटा स्टेट हम कर सकते हैं। तो क्या चिन्हित किए हैं कुछ? हाँ, हमने चिन्हित किए हैं। अब जैसे हमारे उत्तरकाशी में कास्ट का बहुत बढ़िया काम होता है, अल्मोड़ा में तांबे का बहुत बढ़िया काम होता है। हर जगह ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आगे ला रहे हैं। और मैंने कल ही परसों ही अपनी सेक्रेटरी को कहा है कि हम एक अम्ब्रेला के नीचे एक ब्रांड बनाएं अपना, उस ब्रांड के नीचे हम सबको आगे बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलता है, तो उत्तराखंड में 1 डिस्ट्रिक्ट
टू प्रोडक्ट की थीम चलने वाली है। इसमें अगर हम बात करें तो जो ब्रांड बनाने की आप बात कह रहे हैं, तो क्या ये पूरा ग्लोबल लेवल पर ब्रांड बनाने की कोशिश होगी या पहले भारत में उसको स्थापित करें उसके बाद बाहर भेजें, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि क्या बेटर हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे प्रोत्साहन न मिलने के कारण ये चीज़ें हमारी समाप्त है। उदाहरण के लिए मैं मसूरी के अंदर, अगर आपको कभी कोई पुराने लोगों को जानकारी होगी, मसूरी की जो स्टिक एक हुआ करती थी, किसी ज़माने में बहुत फेमस थी। मसूरी जो टूरिस्ट आता था वो स्टिक लेकर जाता था, वो स्टिक आज साफ हो गई है। तो मैंने कल ही अपने अधिकारी से कहा इस पर कीजिए कि ये क्यों चीज़ समाप्त हो रही है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको फिर स्थापित करें। कोरोना काल की हम बात करें तो एमएसएमई एक बड़ा फैक्टर बना लोगों को रोजगार देने में, जो लोग तमाम राज्यों को छोड़कर अपने अपने शहरों में आए। एमएसएमई को लेकर उत्तराखंड में किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और कितना मदद कर पाए कोरोना काल में? देखिए, हम लगातार एमएसएमई सेक्टर में अपने लोगों की मदद कर रहे हैं। जहाँ कहीं देखने में आता था कि जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनके सामने दिक्कत ये आती थी कि अगर वो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है तो उनके नक्शे पास करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। हमने उसको सीधा सीडा से पास करने के लिए उसको कर दिया कि सीडा से हम उसको पास कर रहे हैं, जिनके डेवलपमेंट चार्ज में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि एमएसएमई क्षेत्र में हम लोगों को और आगे लाएं। हमने एक काम और किया, हमने महिला आदमियों के लिए अलग नीति बनाई है, उनको अलग से हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। और मैं क्योंकि सैनिक हूँ तो मैंने थोड़ा सा एक और कोशिश की है कि जो सैनिक इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको 5% अलग सब्सिडी हम देंगे। ये काम हम करते हैं। बिल्कुल, चूँकि सैनिकों की बात बार बार आ रही है और सैनिक पृष्ठभूमि से आप हैं तो मन भावनाओं से जुड़ा होता है। जो बीते साल में या इस साल में भर्तियां निकली तो आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्ट बहुत ज़रूरी था। उसमें देखा गया कि बड़ी दिक्कतें हुई बच्चों को अपना टेस्ट करवाने में। आगे कोई ऐसी भर्ती आती तो कुछ इंतज़ाम होंगे क्या कि जो बल्क में बच्चे जाते हैं तो उन्हें इस वजह से न लौटना पड़े क्योंकि वो टेस्ट नहीं करवा पाए? ये बहुत बड़े पैमाने पर दिक्कत आई थी। बिल्कुल, वही सुनिश्चित करेंगे। बल्कि मैं अभी सीडीएस से दिल्ली में मिला था। आज हमारे प्रदेश को बने हुए 20 साल हो गए, अभी हमारा बीआरओ नहीं है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि अक्टूबर तक हम पिथौरागढ़ में बीआरओ खोल देंगे और उसकी सब ब्रांच देहरादून में खुलेगी, जिससे हमारे जो नौजवान जो भर्ती होना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं। चुनावी मौसम आ गया है तो बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है और कांग्रेस के सामने सबसे मुखर होने का मौका इस पर मिल रहा है कि मुख्यमंत्री बहुत बदले। तो विकास बनाम विकास लड़ाई होगी या फिर मामला ऐसे ही अटकेगा जाकर तीखी बयानबाजी पर? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री बदलने की आप बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी तो एकजुट है। पार्टी ने कोई फैसला ले लिया तो सब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। हमारे 57 विधायकों की पार्टी, हमने अपना नेता चुनने में एक सेकंड नहीं लगाया। और कांग्रेस ने बड़े संघर्ष के बाद अपना अध्यक्ष तय किया और उसमें भी 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। उसमें से भी जो पदाधिकारी लोगों ने पद देने से मना कर दिया। और आते ही कांग्रेस भवन के अंदर जो लात घुसे चले और सर फुटबॉल हुई, तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और वहाँ कहाँ खड़े हैं। और आने वाले समय में एक आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में कि वजह क्या है, चाहे अल्प बहुमत आए, चाहे गठबंधन से सरकार बने या प्रचंड बहुमत से बने, लेकिन ये मुख्यमंत्री बदलने वाला सिलसिला उत्तराखंड से नहीं टूट रहा, स्थिरता क्यों नहीं है? अब चिंता मत कीजिएगा। अब आने वाले 15 साल तक का हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। आने वाले 15 साल तक पुष्कर धामी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेगा। हमने एक युवा मुख्यमंत्री दिया है और 60+ का नारा हमने दिया। हम उसको साकार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली का वादा भारी तो नहीं पड़ेगा? कोई वादा, मैंने कहा नहीं कि उत्तराखंडी लोगों को ये मेहनत की खाते हैं, इनको फ्री की खाने की आदत नहीं है। और मैंने जैसा कि कहा, जिस पार्टी का मुखिया सैनिकों की शहादत पर राजनीति करता हो, उस पर शक करता हो, यहाँ तो हर परिवार का कोई ना कोई देश की सेना का मैंने कहा ना 17.5% हम पूर्ति करते हैं। देश की सेना में जो काम करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से है। तो ये तो वीरों की भूमि है, ऐसा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद मंत्री जी, हमारे साथ आप जुड़े, एबीपी गंगा के महाधिवेशन में आप आए और आपने अपने विभाग के साथ ही साथ उत्तराखंड की बात की। शुक्रिया। थैंक यू।